तो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को बता भी रहा था कि आज दो बैच मर्ज है आपका, B03 और B49। तो दोनों ही बैच के बच्चे एक साथ आज पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रीजन से मर्ज किया गया है। तो एग्जाम रिवीजन क्लास आपका 28 सितंबर आज आपका क्लास चल रहा है। सैंपल सेट 2 कर रहे थे हम लोग। जितना क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था उसके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बैच 49 के जो बच्चे हो, आपको पता है कि आपका ये जो बैच है, बैच 49 इंग्लिश मीडियम बैच, बैच 03 जो है हिंदी मीडियम बैच। तो अभी जो सैंपल सेट है मेरे पास वो हिंदी में है। ठीक है, तो हिंदी में डिस्कस करेंगे। और जहां पर भी कोई भी इशू हो टर्म्स में, सारे कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूं। ठीक है, टर्म्स दोनों में रहेंगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, समझने से मतलब है। तो ऐसा कोई दिक्कत होगा नहीं आपको हिंदी या इंग्लिश से। ठीक है, भले ही लिखा हुआ हिंदी में मिलेगा, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। कहाँ तक हमने किया था इस पेपर में? क्वेश्चन नंबर, जैसा आप लोगों ने भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन 13 से आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 को लेते हैं पहले इस पेज पर। सर ये कर लिया। ये कर लिया मतलब क्लास में तो नहीं करवाया था आपने, खुद से कर लिया? सर इसका बी आएगा। ठीक, बी आएगा। बी कैसे आएगा, समझिए इसको। चलो, बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ डाइस। आ गया सर इससे पहले एक और था सर, वो समझ गया। नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन करवा लिया था, जैसे यही क्वेश्चन से आज डिस्कस करना है। इसके पहले वाला अगर कोई डाउट है तो बताइए क्लास के एंड में। ठीक है, यहाँ से करते हैं अभी। ठीक है, बोला क्या गया है? एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो प्रोबेबिलिटी आपको बताना है एक प्राइम नंबर प्राप्त करने का। ठीक है, प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एक डाइस को फेंक रहे हैं तो अगर एक डाइस को फेंकेंगे तो मुझे बताइए कितने पॉसिबल केसेस कितने होंगे, संभव परिणाम कितने होंगे? 6 संभव परिणाम होंगे। तो आप कह सकते हो टोटल पॉसिबल जो केसेस बनेंगे, सर एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन। मैं पूरा थ्योरेटिकल नहीं लिख रहा, बस ये एक नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केस बन सकते हैं। अब यहां पर सोचिए कि इसमें अभाज्य यानी प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर 1 है क्या? 1 प्राइम है? नहीं, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। सर ये प्राइम कंपोजिट नहीं है, भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है बिल्कुल, एक हमारा अभाज्य संख्या है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 4 नहीं होगा। और 5 हमारा अभाज्य संख्या है। तो मैं पूछू कितने अभाज्य संख्या है यहाँ पर? 3 मतलब फेवरेबल या अनुकूल परिणाम 3 हो गए। तो प्रायिकता जो होगा यहाँ पर अनुकूल परिणाम 3 हो गया, मतलब फेवरेबल आउटकम्स 3 आएगा। टोटल आउटकम जो है आपका कुल संभव परिणाम 6 है। टोटल 6 केसेस बन रहे थे हमारा। 3/6 कहने का मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो 1/2 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, ए आ रहा है ना यहाँ पर? ठीक है सर, तो ऐसा नहीं करो कि 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 1/3, ये नहीं। ठीक है, 3 को डिवाइड भी तो करेंगे 6 से, 3/6 यानी 1/2। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अनुकूल परिणाम बाई कुल संभव परिणाम। इसमें क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स। बस इसको याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा कोई फार्मूला है भी नहीं ऐसे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन करवाया था क्या? 7 सम संख्याओं का माध्य, ये शायद करवा दिया। चलो, ये तो हो चुका था आपके क्लास में। ये क्वेश्चन बताइए, ये तो आपका आसान क्वेश्चन। कितना आएगा? सर ए CSR C ए आएगा, देखते हैं क्या है। नहीं ए आएगा 0.97। अच्छा, माइक बंद करो, सभी लोग माइक बंद। समझो यहाँ पर देखो बोला क्या गया। PE बराबर 0.03। ई नहीं मतलब ई नॉट पूछ रहा है आपसे। बोला क्या गया है? PE दिया गया है, किसी भी इवेंट या किसी भी घटना का प्रायिकता आपको दे दिया गया है। अंश आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। आपके बैच में इतना क्यों माइक ऑन होता है आप सभी का? PE का वैल्यू कितना? 0.03। अब PE नहीं कहने का मतलब क्या होगा? मोक्षित एक बार क्लास करने बताइएगा, बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल बस टाइम को बर्बाद करना नहीं है ना हमें। ठीक है, बिल्कुल क्लास के एंड में उसको डिस्कस कर लेंगे। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है लास्ट क्लास में, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, PDF देख सकते हो। ठीक है,
पीई नॉट, मतलब पीई नहीं कहने का मतलब क्या हुआ, ई नॉट। ई नॉट को ऐसे भी लिखते हैं कई बार, पीई के बाद एक डंडा लगा दोगे, पीई बार, ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास सिंपल सीधा एक फॉर्मूला है, किसी भी घटना के होना और उसका नहीं होना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये भी आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है, बताइए क्या आएगा। एक पीई सर प्लस ई बार हमारा 1 आएगा, तो पीई बार कितना आएगा आपको, सर पीई बार अगर चाहिए इस पी को उधर भगा देंगे तो 1 माइनस पीई आ जाएगा, डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 1 में से आप 0.03 को घटाइएगा। अब 1 में से 0.03 घटाना है तो दशमलव का घटाव में क्या करते हैं, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई अंक ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सर इसको कैसे लिखेंगे, 1.00, 2 जीरो क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 अंक चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक लगा दिया, 0 लगा दिया, 0.03, इसको घटाइएगा। बस आप जैसे घटाते हो हासिल वाला, 10 में से 3 घटाओगे 7 आएगा, यहाँ पर 9 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ये तो हासिल में चला गया, आएगा। तो 0.97 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.97, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है कि एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए ये वाला, ठीक है, और दूसरा ये घटाव करने आना चाहिए, ठीक है। तो घटाव तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग कर लोगे, फॉर्मूला याद रखिएगा। किसी भी घटना का होना, एक क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ देता है, इसी में अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, किसी घटना का होना, उसकी प्रायिकता दे दिया 2/7, मुझे बताइए पीई बार कितना होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या। नहीं नहीं, यहाँ पर सीधे जोड़ करके 1 करिए ना, पीई नॉट पूछ रहा है आपसे, अच्छा नहीं आप क्या पूछ रहा पीई प्लस पीई बार, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, हमेशा आपका 1 आता है, ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो पीई कितना आएगा, पीई बार कितना आएगा आपको, सर 1 में से पीई घटाइए, 2/7 तो 1 में से 2/7 घटाइए, 1 माइनस 2/7। अब इसको घटाओगे तो ये तो मैंने लास्ट वाला टाइम देखो जब रिवीजन आपको करवा रहा था, वहां पर आपको सीधे याद करवाया था कि ए 1 में से ए बाई बी अगर घटाओगे तो बी ऊपर आ जाएगा, बी माइनस ए बाई बी आ जाए, यहाँ पर बी आएगा, नीचे में बी ही रहेगा ना, बी माइनस ए बाई बी। मतलब कहने का क्या हुआ, 1 में से घटाने का मतलब हर में से अंश घटा दीजिए, 7 में से 2 घटा दो, 7 में से 2 घटाइए, डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर आएगा आपका 5/7। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। सीधे आपको ये भी पूछ सकता है कि सर पीई अगर 2/7 दे दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीई नॉट, पीई नॉट की प्रायिकता ज्ञात करिए, ठीक है। अब 1 सेकंड में आंसर बताइए कि अगर मैं कहता हूँ पीई का वैल्यू 8/20, 8/20 नहीं लिख रहा, 8/13 लिख दिया, मुझे बताइए पीई बार का वैल्यू क्या बोलोगे। 1 नंबर में आएगा 5/13, 5/13, 13 में से 8 घटाइए 5 आ जाएगा, नीचे में सेम रहेगा 13, ठीक है। तो 5/13 सीधे आंसर आ गया, देख, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन का मतलब नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन, इसमें थोड़ा चेंज करके पूछेगा, ठीक है। तो सारे टाइप के डिस्कस कर ले रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोल रहा है कि ये क्वेश्चन, देखो यहां पर क्या बोला गया, किसी द्विघात बहुपद का, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्ञात करना है, फाइंड करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, मतलब सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, 1/4, योग कहने का मतलब सम ऑफ जीरोस, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 1 माइनस 1/4। तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। तो सिंपली ध्यान रखिए, यहां पर बोला क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, आप बोलोगे सर 1/4 है, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है, माइनस का 1 है। फॉर्मूला क्या मैंने बताया है द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बताओ, x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा, x प्लस अल्फा बीटा। यही फॉर्मूला है। अब देखो इसमें थोड़ा सा k का यूज आएगा, लेकिन अभी के लिए छोड़ देता हूँ, k का कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो x² की जगह पर x² लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/4, 1/4 इंटू एक्स,
प्लस अल्फा बीटा कितना है आपका -1 है, तो यहाँ पर लिख दिया -1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, आएगा आपका x² माइनस x/4 प्लस माइनस -1। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? तो यहां यस तक तो हम सर। पॉलिनोमियल लिख दिया, बहुपद लिख दिया। लेकिन देखो, अगर आप एग्जाम में इतना आंसर छोड़ देते हो ना, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपका नंबर मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा सर, अगर हमारे पास 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन ही ना रहे, और डेफिनेटली अगर ये वाला क्वेश्चन अगर ऑप्शन के फॉर्म में आएगा, तो इन चारों ऑप्शन में ABCD में किसी भी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन तो नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो सर क्या करेंगे, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर कुछ और आंसर होगा क्या? हाँ, कुछ और आंसर होगा। देखिए यहां पर एक चीज और होता है, किसी भी बहुपद में आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है? एक अचर संख्या से, कांस्टेंट नंबर से। तो अगर कभी आपका, कभी लिखना मत, लेकिन अगर कभी आता है कि यहाँ पर फ्रैक्शन है या फिर आपके ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इन दैट केस आप क्या करिएगा, इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करना और इस पूरे के बाहर एक के लगा देना। सर एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी बहुपद में आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उससे उस बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो के से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर लिख दीजिए के। तो के का वैल्यू कहाँ से आएगा सर? के का वैल्यू कहीं से नहीं आएगा। के का वैल्यू आपको जो मर्जी है वो डाल दीजिए, ठीक है। के का वैल्यू आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब हम क्या डालेंगे? जो हमारे लिए फायदा का हो, ठीक है। हम जब इंडिपेंडेंट है तो हम वो डालेंगे जो हमारे लिए कुछ बढ़िया कर दे, ठीक है। तो नीचे में यहाँ पर क्या है, हर में क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, ठीक है। तो आप के का वैल्यू 4 ले लीजिए, ताकि जब 4 अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो तो के जो है 4 से कट जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो के का वैल्यू यहाँ पर आप कितना लोगे? क्योंकि हर में आपको 4 दिख रहा था, इसलिए मैंने के का वैल्यू 4 लिया, ठीक है। तो के का वैल्यू 4 लेने पर ये क्या बन जाएगा? अब के का वैल्यू नहीं पूछोगे सर कहाँ से आया, के का वैल्यू खुद से ले लिया, ठीक है, 4। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 ले लिया, और यहाँ पर आ गया x² माइनस x/4 -1। तो 4 अंदर जाकर मल्टीप्लाई करिए, तो 4 जब x² से गुना होगा तो 4x² बनेगा। 4 जब इससे गुना होगा तो 4 इंटू x/4 आएगा ना, तो ये दो मल्टीप्लाई 4 से कट गया, तो यहाँ पर बन गया माइनस का x। और 4 जब -1 से गुना होगा तो माइनस का 4। तो आपके ऑप्शन में ये वाला लिखा रहेगा, ठीक है। आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर ऑप्शन में नहीं लिखा रहेगा ऊपर वाला, तो नीचे वाला आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ यस सर। तो ऐसा वाला के वाला क्वेश्चन कहाँ आएगा? अगर आपका कुछ फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न वाला क्वेश्चन आएगा ना, तब ऐसा यूज करेगा, ठीक है। अदरवाइज आपका हमेशा क्या होता है, के का वैल्यू जनरली 1 रहते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो के का वैल्यू 1 लेते हैं तो गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता तो लिखते भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हल करने के लिए बोल रहा है आप विलोपन विधि ही यूज करिए, क्योंकि ज्यादा आसान है। करने के लिए तो दोनों कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। 3x - y = 3 सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। आपके एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि एलिमिनेशन से करिए या सब्स्टिट्यूशन करिए, प्रतिस्थापन, विलोपन, कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो मर्जी है उससे कर दो, ठीक है। तो हमें दिख रहा है सर यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ भी माइनस का y है, तो y का गुणांक सेम है ना, कोएफिशिएंट सेम है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि विलोपन कर दें, घटा दें, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए, प्लस हो जाएगा सर वो। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 3x - y = 3, और यहाँ लिखा x - y = 4। अब सारा चीज सोचते हैं कि क्या क्या हम करेंगे। तो सबसे पहले मुझे देखा सर y का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, y का गुणांक सेम दिख रहा है, -y, तो y को गायब करना है। तो y को गायब करने के लिए हम इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो जोड़ देंगे तो सर नहीं गायब होगा, माइनस माइनस है, सर घटाना पड़ेगा। जब घटाओगे तो साइन चेंज कर देंगे। देखो ऐसे सोचिएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा तभी तो कटेगा, और साइन चेंज करना मतलब घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा। तो हिंदी में लिखेंगे घटाएंगे, और इंग्लिश में लिखेगा सब्ट्रैक्ट, बस इतना लिख देना सब्ट्रैक्ट। तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। साइन चेंज कर दिया क्योंकि घटा रहे हैं। तो -y से +y कैंसिल, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x - x, और यहाँ पर आ गया आपका 3 - 4। 3x - x कितना होगा बोलो?
2x 2x आ गया। और 3 - 4 कितना होगा बोलो? -1 -1 -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -1/2 -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा 2 मल्टीप्लाई में था, डिवीजन में हो गया। अब हमेशा आपका आंसर इंटीजर नहीं आता, हमेशा पूर्णांक नहीं आता। ठीक है, तो -1/2 आंसर हो सकता है। ठीक है, अब ये -1/2 कहाँ पुट करेंगे सर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में 3x रहने दो, इक्वेशन 2 में पुट करो, ज्यादा आसान। ठीक है, किसी में पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। तो समीकरण 2 ले रहे हैं। ठीक है, आप किसी में पुट करोगे आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं सोचो कि 1 में पुट करेंगे तो कुछ अलग आएगा, करके देखिएगा सेम आएगा, लेकिन आसान हमारे लिए 2 है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखेगा x - y का वैल्यू कितना है आपका? 4 है। x का वैल्यू डालोगे -1/2, यहाँ लिख दिया -1/2, माइनस का y इज इक्वल टू 4। तो ये माइनस के 1/2 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये माइनस का y कितना आएगा? -y इक्वल टू 4 + 1/2। अब 4 और 1/2 को जोड़ने के लिए थोड़ा ध्यान से करोगे, 4/1 है ये। ठीक है, तो नीचे में एलसीएम लोगे, 2 और 1 का 2 आएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, और 1 को 1 से गुना किया 1, तो -y का वैल्यू आ रहा है 9/2। ये वाला मैंने कैसे जोड़ा, समझ में आया सभी को? यस सर। तो y का वैल्यू आया, -y का वैल्यू 9/2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये माइनस साइन उधर चला, भेज दो, तो -9/2 आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू -9/2 आ गया। तो आप फाइनली क्या बोलोगे सर? x का वैल्यू -1/2 और y का वैल्यू -9/2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही आपके आंसर। ठीक है, तो आंसर तो देखो आपके एग्जाम में अगर आता है ना -1/2, 5/7, 3/8, तो ऐसा मत सोचना कि गलत है आपका। ठीक है, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकते हैं x, y, z। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एपी का कंसेप्ट है, इसको क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट भी बता देता हूँ। ऐसे आसान क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो, मुझे अब बताना जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछू 5 का पहला गुणज, 5 का पहला गुणज, 5 टेबल में पहला नंबर क्या आता है? 5 ही तो आता है। हर संख्या का पहला गुणज वही संख्या होता है। गुणज मतलब मल्टीपल। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में कंफ्यूज मत करना, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 5 का पहला गुणज 5 होगा। 5 का दूसरा गुणज या 5 का दूसरा मल्टीपल 10 सर। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 5 का तीसरा गुणज या थर्ड मल्टीपल 15 सर 15। ऐसे कर करके हम आगे जाते जाएंगे। और मैं अगर पूछ रहा हूँ कि 20 5 25 का, 30 रहने दो, मैं बोल रहा हूँ 5 का 20वां गुणज, 20th मल्टीपल, 100 तो 5 को 20 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर आपका आ गया 100। ठीक है, तो मुझे पता चल गया सर 5 का पहला गुणज यानी फर्स्ट मल्टीपल 5 होता है, सेकंड मल्टीपल 10, थर्ड मल्टीपल 15, और अगर मुझसे बोलता है 20th मल्टीपल यानी 20वां गुणज, तो 5 को 20 से गुना कर देंगे। अब ये किसी भी संख्या का, अब सोचो आप किसी भी संख्या का आप गुणज अगर लिखोगे, मल्टीपल्स लिखोगे, किसी संख्या का आप टेबल उठा लीजिए, 5 का, 7 का, 8 का, किसी का भी, वो एपी में रहता है क्या? हमेशा एपी, सर। क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 का गैप है, अगला संख्या 5 जोड़ने पर मिला है, यहाँ भी 5 का गैप है, अगला संख्या 20 आ जाएगा, 5 का गैप है। ठीक है, तो हमेशा ये एपी में ही जाएगा। आप 7 का पहाड़ा लिखिए, 7 का पहाड़ा क्या होगा? 7, 7 दूनी 14, 21, 28, 35। देखिए 7 का गैप चल रहा है, जिस संख्या का टेबल लिख रहे हो उसी का गैप चल रहा है, उसी का आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 7 का टेबल लिख रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया यहाँ पर? मुझे बताइए ए का वैल्यू क्या आ गया? 7 7। मैं डी का वैल्यू पूछो, क्या बोलोगे? 7 7 ही रहेगा। तो ए का वैल्यू भी यहाँ पर आपको 7 देखने को मिल रहा है, और डिफरेंस जो है वो भी आपका 7 का ही रह रहा है। यहाँ ए का वैल्यू 5 है, डिफरेंस भी आपका 5 का ही है। तो जिस संख्या का टेबल लिखोगे वही आपका फर्स्ट टर्म, जितना डिफरेंस वही आएगा। ठीक है, वही संख्या 8 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 के प्रथम धनात्मक पॉजिटिव की बात की गई है, फर्स्ट पॉजिटिव 15 मल्टीपल यानी 15 गुणजों का योग, योग मतलब सम। ठीक है, गुणज मतलब 15 मल्टीपल। ठीक है, 15 मल्टीपल का आपको सम बताना है 8 का पॉजिटिव इंटीजर्स का।
कैसे करेंगे? योग का तो फॉर्मूला ठीक है, हमें पता है, दो फार्मूला होता है। सम का फॉर्मूला किसको याद है? एस एन का फॉर्मूला किसको याद है, बताइए। एक्शन बराबर बोलो। n/2 बराबर n बटे 2 n-1 into में d एक बच्चा 2a प्लस कुछ नहीं सुनाई d दिया। बटे 2n प्लस n माइनस 1 चलो ठीक, n-1d। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर ये हमें लास्ट टर्म पता होता है तब ये नहीं यूज करते। ये देखो एक पीडीएफ मैंने आपको जो सेंड किया था उसमें ये देखो आप, इम्पोर्टेंट। एक सेकंड, माइक बंद अभी, प्लस a ना देगा। एक सेकंड। देखो ये तो एक फार्मूला तो ये था आपका एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1d। और यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, n/2 a प्लस l। ये वाला कब यूज करते हैं? जब हमें लास्ट टर्म पता हो, अंतिम पद पता हो, तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये कहा गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं सर, 15 मल्टीपल। तो पहला मल्टीपल बताइए क्या होगा? 8 का फर्स्ट मल्टीपल, पहला गुना। 8 तो आपका जो नंबर मिल रहा है, जो एपी बन रहा है, पहला नंबर तो आपका 8 ही आ जाएगा। दूसरा मल्टीपल कितना होगा? 16 16। तीसरा मल्टीपल 16 सर 24। 24 इस तरीके से आगे बढ़ते 32 जाएंगे। आगे इसके आगे नहीं लिखेंगे ज्यादा, 3 नंबर काफी है हमारे लिए डी निकालने के लिए। अब मुझे बताइए 15वां गुणज यानी 15वां मल्टीपल क्या होगा? 15th 120 तीसरा क्या है आप? मैं ना अभी आपका माइक बंद कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा सर, फर्स्ट मल्टीपल 8 लिखा, सेकंड मल्टीपल 16 लिखा, थर्ड मल्टीपल 24 लिखा, 8 इंटू 3 कर दिया। तो 15th मल्टीपल अगर मुझे चाहिए, 15वां गुना चाहिए, तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 120। यहाँ हमारा क्या आया? 120। ठीक, इसको मिटाइए। अब हमें पता है इस एपी का, हमें लास्ट टर्म पता है। आपको जो सम ज्ञात करना ना, जो सम हमें चाहिए, जो योग चाहिए, आप ऐसा लिख सकते हो, योग बराबर 8 प्लस 16 प्लस 24, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे सर 120 तक। ठीक है, प्लस 120 तक। यहाँ पर आप लिखोगे सर फर्स्ट टर्म कितना है, ए का वैल्यू कितना है, लिखिए। अब चैट में ही लिखना है आपको, माइक बंद है आपका। ए कितना है? फर्स्ट टर्म आपका 8 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 8 है। अगर वो डिफरेंस सारवंतर कितना होगा, 16 में से 8 घटाएंगे, आपको पता है 8 ही रहने वाला है। मुझे बताइए यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, कितने टर्म्स है यहाँ पर टोटल, कितने नंबर लिखे हुए हैं? बोला ना 15वां नंबर था, टोटल 15 गुणज 15 मल्टीपल। तो n का वैल्यू आपका 15 है, सारा चीज दे रखा है, n का वैल्यू 15 है। और आप लास्ट टर्म बताइए कितना है, लास्ट टर्म कितना है? 120। लास्ट टर्म आपका 120 है, जो हमें पता था लिख दिया। फॉर्मूला क्या कहते हैं आपका? एस एन, सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहे क्योंकि लास्ट टर्म आपको पता है n/2 a प्लस एल। आसान हो जाएगा हमारे लिए क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म पता है। n/2 कहने का मतलब क्या? 15/2, 15 को 2 से डिवाइड करोगे। फर्स्ट टर्म कितना? फर्स्ट टर्म आपका 8 है, लास्ट टर्म कितना आपका 120 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने 8 लिया, लास्ट टर्म हमने 120 लिया। ठीक है, 15/2, 120 और 8 को जोड़िए 128। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 चौके 8, 15 इंटू 64। 15 को 64 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 15 का टेबल याद है ना, 15 चौक 15 4 जा 15 चौके 60, 60 का जीरो कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 में 6 जोड़िए 96, तो 960। अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत, इन दैट केस 1564 लिख करके कर सकते हो। ठीक है, वो नहीं कर रहा मैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 960। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा आपका? 960, 960 होगा। इस तरीके से डेटा बदल करके बोलेगा 7 के गुणजों का बताइए, 15 के गुणजों का बताइए, 8 के गुणजों का, 6 के गुणजों का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है। चलिए, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर फिर आगे। 18 तक हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन 19 एक लंबा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, आ सकता है 4 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है, या 5 नंबर में भी। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ नहीं, आपके बैच में नहीं डिस्कस हुआ है। ठीक है, आपके बैच में डिस्कस नहीं हुआ होगा।
समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है। देखो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हो B49 समझा दो, पहले दोनों मीडियम में देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो भुजाएं ज्ञात करिए। मतलब बोला यह गया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम। यदि हाइपोटेन्यूज, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, कर्ण जो है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसकी साइड्स बताएं, बाकी दो साइड्स बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा कुछ ऐसा। ठीक है, इसका नाम दीजिए। देखो एक वर्ड प्रॉब्लम पिछले वाले सैंपल सेट में भी था, एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ भी डाल दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लिया ABC, इसका नाम दे दिया। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका? ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 13 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा था 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि आधार ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हाइट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। ठीक है, तो बेस को आप x मान लीजिए। ठीक है, आधार बेस को हमने क्या माना सर? इसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो अगर आधार को हमने x मान लिया, बेस को हमने x मान लिया, तो ऊंचाई इसका हाइट कितना रहेगा? AB का लंबाई कितना हो जाएगा बोलिए? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर? ये जो आएगा हमारा वो x - 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर कम है ना। चैप्टर 8 नहीं है सचिन, ये चैप्टर नंबर आपका 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, चैप्टर 8 नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्यों करवाऊंगा आपको? ठीक है, तो ये आपका सम ये है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोलोगे सर? इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है? एक पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, जैसे ये समझो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। यहाँ पर कह सकते हो सर इस त्रिभुज में AB की लंबाई क्या है? माना लेट हमने मान लिया BC कितना, BC x मान लिया, तो यहाँ से AB कितना हो गया आपका? AB आपका x - 7 हो गया। ठीक है, और आपका AC तो 13 सेंटीमीटर दे ही रखा है, AC जो है आपका 13 सेंटीमीटर दिया गया है, कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया था। पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस ट्रिपलेट से ऐसा लिख सकते हैं क्या कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या? AB स्क्वायर लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। बताइए, ये लिख देना, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब AB की लंबाई डालिए। AB कितना है आपका? AB x - 7, बस ध्यान से लिखिए x - 7 का होल स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना है? BC x है तो x स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। A - B का होल स्क्वायर करते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू एक्स इंटू 7, डायरेक्ट आप लिखना चाहो 14x तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस x स्क्वायर बराबर 169, 13 का स्क्वायर किया 169 मिल गया। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐड होगा, आपका मिल जाएगा 2x स्क्वायर। ये आपका आ रहा है 2 इंटू 7 14x, माइनस का 14x लिख दिया बराबर 169 माइनस 49। 169 में से 49 घटाएंगे कितना मिलेगा? 120 मिल जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो 120 को इधर ला सकते हो, कोई इशू नहीं है, 120 को इधर ला सकते हैं, लेकिन मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पर 2। ठीक है, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 अगर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x। इक्वेशन छोटा हो जा रहा है इसलिए मैं इसको ऐसा ही लिखता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 120, क्योंकि यहाँ भी मुझे देखा 122 से कट जाएगा तो बेटर होगा ना कि उसको काट के छोटा कर ले। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 120/2। मैथमेटिक्स में ये कि आपको देखना होगा तो ओके अंकित, ठीक है, लेफ्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, 2 से आप इसको काटिए, कितने बार में कटेगा? 60 टाइम्स है। ठीक है, 2 6 12 1 0 आ गया। मतलब कहने का क्या हुआ कि आपका समीकरण जो आया, इक्वेशन जो आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 60 को इधर लेकर आएंगे तो बन जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका क्या आ चुका है?
एक द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, मानक रूप दिख रहा है द्विघात समीकरण का, जिसको हम चाहें तो मध्य पद विभाजन विधि से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपने बहुपद में भी किया था। ठीक है, तो आप इस समीकरण के आगे करिए, इसको करो आप। अब इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 60 बराबर 0। अब 60 को ऐसे तोड़ो कि उनको घटा करके 7 आ जाए। बोलिए दो फैक्टर, दो गुणनखंड, 60 के दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 7 मिल रहा हो। 12 और 5, बढ़िया। तो आपको पता सर 12 पंजे 60 होता है, 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाएंगे 7 मिल जाएगा। इस तरीके से और पेयर हो सकते हो सर, 10 6 60 भी होता है, 10 गुना 6 भी होता है, लेकिन 10 में से 6 घटाने पर 4 मिलता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ गलत कर दिया क्या, माइनस होगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हमें घटा करके लाना था, यहाँ पर माइनस का साइन था। ठीक है, अदरवाइज जोड़ करके लाना पड़ेगा, जोड़ करके आएगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन। ठीक है, तो इसलिए घटा करके लाना, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बोलिएगा, ऐसे सोचना आपने एग्जाम में, सर अगर मुझे 7 लाना होता तो 7 के लिए तो मैं लिख देता 12 माइनस 5, लेकिन आपको लाना है माइनस का 7, तो माइनस का 7 को क्या लिखोगे, 5 माइनस 12। ठीक है, तो 5 माइनस 12 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x को लिख देंगे माइनस का 5x, ऐसे लिखो, माइनस का 5x को लिखोगे 5x प्लस का 5x माइनस का 12x। तो बीच वाले टर्म को मैंने ब्रेक किया है, और आपको दिख रहा होगा माइनस का 7x लिखा हुआ है, माइनस का प्लस का 5x माइनस 12x, 5x में से 12x घटाओगे आपको ऊपर वाला टर्म माइनस का 12x मिल जाएगा। अब पहले दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 5, बाकी दो टर्म में से 12 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, माइनस 12 कॉमन लेने के बाद x तो बच ही जाएगा, और यहाँ पे 12 पंजे 60। ठीक है, माइनस कॉमन साइन चेंज हो गया, 12 पंजे 60। ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर दो चीज आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन, देन x माइनस 12 लिख दिया, बराबर 0। दो चीज आ गया आपका। अब बोलेंगे सर x प्लस 5 या तो 0 होगा, या तो x माइनस 12 आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस 5 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब मुझे बताइए x का वैल्यू कौन सा आप लोगे, माइनस 5 लोगे कि 12 लोगे, या दोनों ले लेंगे। देखो x क्या है आपका, इन जनरल सारे वैल्यू होते हैं, लेकिन यहाँ पर x जो है आधार है। ठीक है, लंबाई है, किसी त्रिभुज का लंबाई है। ठीक है, आधार है, तो आप कह सकते हो सर आधार कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो सर ये नेगेटिव आ चुका है, और नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, x का वैल्यू 12 सिर्फ यही वाला लेंगे। तो आप कह सकते हो सर आधार कितना आया हमारा, आधार यानी बेस। ठीक है, बेस कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना आ गया, नहीं आधार 5 कैसे आएगा, आधार 5 नहीं आ रहा ना, माइनस का 5 है। अब ऊंचाई आप निकालेंगे, तो ऊंचाई देखिए क्या बोल रहा था, ऊंचाई यानी हाइट। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में साफ लिखा है ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ऊंचाई कम है ना, क्वेश्चन पढ़िए, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो ऊंचाई आपने लिखा भी x माइनस 7। ठीक है, तो 12 में से 7 घटा दीजिए। ठीक है, तो 12 में से 7 घटाइए, तो 12 में से 7 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार आया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस की नीड है। एक बार मैंने सॉल्व कर दिया, अगर जरूरत है इसको आप फिर से सॉल्व करिएगा, रिकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, चलो ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के साथ। अभी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं इसको सेव कर देता हूँ, रुक जाओ। हाँ जी, पीडीएफ तो मैं सेंड कर ही रहा हूँ हर दिन, वो मिल जाएगा आपको, स्क्रीनशॉट भी ले लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन है, 4 नंबर में आ जाएगा या 5 नंबर में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, एक निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। अब निर्देशांक ज्यामिति में भी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझो। देखो एक निर्देशांक ज्यामिति में एक विभाजन सूत्र है आपका,
जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, देखो फार्मूला भले ही आपने याद कर लिया होगा, याद करने की कोई जरूरत है नहीं, उसके पैटर्न को समझिएगा, ठीक है। पैटर्न समझ जाओगे, फार्मूला रखने की कोई नीड नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि सर अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है, ठीक है, और उनको मैंने मिला दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, दो पॉइंट था ए और बी, ए और बी, इनको मिलाया, तो ये वाला पॉइंट था x1 y1, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, मान लो इसका निर्देशांक, देखो यहाँ तो मैंने x1 y1 लिखूंगा, x2 y2 लिखूंगा, m1 m2 लिखूंगा, लेकिन आपको तो पॉइंट दिया रहेगा एग्जाम में x1 y1, ठीक है, कुछ पॉइंट दे दिया, ये वाला पॉइंट कुछ दे देगा 3 5 8 2 कुछ ऐसे, x2 y2, बोल रहा है कि इन दोनों रेखाखंड, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उस पर एक बिंदु P है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P लिख दी, ठीक है, इसका निर्देशांक मैं बोल रहा हूँ xy। हाँ, जो लिख रहे हो बिल्कुल सही लिख रहे हो, xy। अब ये जो पॉइंट P है ना, इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि AP की लंबाई दे दिया, नहीं, लंबाई नहीं दिया गया, वो अनुपात दिया गया है, रेशियो आपको दे दिया गया है। तो यहां से जब आपको x निर्देशांक लिखना होता है, जब आप x कोऑर्डिनेट लिखने जाते हो तो x कैसे लिखते हैं, देखो आपको बस तरीका याद रखना है। तो जब x लिखना है तो क्या करेंगे, इस m1 को पकड़ के उधर गुना करेंगे, उधर भेजेंगे। अब यहाँ पर आपका डाउट होता है ना कि सर ये गुना किससे करेंगे, x2 के साथ कि y2 के साथ, बताइए। जब आप x लिख रहे हो, आप x लिख रहे हो तो x वाले के साथ गुना करिए, जब y लिखोगे तब y वाले के साथ गुना करिएगा, ठीक है। अभी आपको x लिखना है तो आप क्या करिए, इस m1 को गुना करिए x2 के साथ, ठीक है, m2 को गुना करिए x1 के साथ, ऐसे, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, m1 गुना हुआ सर x2 के साथ, प्लस m2 जो गुना हुआ x1 के साथ, और नीचे में अनुपातों को जोड़ देते हैं, अनुपात m1 और m2 था, तो यहाँ जोड़ दीजिए m1 प्लस m2, ठीक। अब मैं लिख रहा हूँ y निर्देशांक, ठीक है। y कैसे लिखेंगे, अगेन सर m1 जो है गुना होगा उधर, लेकिन इस बार गुना होगा y2 के साथ, ठीक है, क्योंकि मैं y लिखने जा रहा हूँ। m2 किससे गुना होगा, y1 के साथ, ठीक है, m2 गुना होगा y1 के साथ, क्योंकि y लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से गुना करिए, तो आपका y मिलेगा m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस सेक्शन फॉर्मूला के कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्लियर है। चलो एक प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बिल्कुल इस फॉर्मूला पे, उसके बाद अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास दो पॉइंट में, देखो इसका जो आंसर आएगा ना, हो सकता है फ्रैक्शन है, नेगेटिव है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं रैंडम एक पॉइंट ले रहा हूँ। एक पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, यहाँ लिख दिया मैंने 5,3, यहाँ लिख दिया 2, -4, ठीक है, -4 है, 4 नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट है आपका पी, जो इस दोनों ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में बांट रहा है, अनुपात आपको दे दिया 3:2। अब आप मत लिखिए कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप पैटर्न समझिए, हमें इसका xy बताना है, हो सकता है कभी आपसे रेशियो पूछ ले, हो सकता है आपसे पॉइंट पूछ ले। तो मैं जब x निर्देशांक लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने क्या जा रहा हूं, x, तो आप क्या बोलिएगा, सर इस 3 को गुना करिए, किससे गुना करें, ये जा रहा है जाकर के गुना होगा 2 के साथ, क्योंकि x लिखने जा रहे हो, x वाले के साथ गुना करिएगा, ठीक है। पहले x लिखा जाता है, हमेशा पॉइंट आपको xy आता है, ठीक है। तो आपको उसे x3 जो होगा गुना होगा 2 के साथ, 3 × 2, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो 3 × 2 डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। यहाँ पर प्लस आएगा, 2 किससे गुना होगा, 2 गुना होगा जाकर 5 के साथ, ठीक है, x वाले के साथ, क्योंकि x से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 2 गुना हुआ 5 के साथ है, फोटो मत बनाइएगा एग्जाम में, डिवाइडेड बाई 3 + 2, कितना आ रहा है, इसकी के नीचे लिख दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 बाई 5, यानी 16/5। तो x निर्देशांक आ गया 16/5। अब y वाला लिखिए, अब y वाला लिखते हैं। जब y लिखना है तो हम फिर से उठाएंगे इस रेशियो को, ठीक है। अब रेशियो जो 3 है गुना होगा y वाले के साथ, तो 3 गुना होगा जाकर के -4 से, ठीक है। अब गुना हुआ -4 के साथ, 3 × -4, डायरेक्ट लिख सकते हो -12, कोई दिक्कत नहीं, 10। 2 गुना होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, डिवाइडेड बाई 3 + 2, 3 + 2, तो यहाँ पर कितना आ गया, -12 + 6/5,
क्या आ रहा है 6/5 या -6/5? सचिन थोड़ा सा गलती कर दिया आप। -12 + 5 क्या होगा? माइनस का 6 होगा ना, घटाएंगे लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, बड़ा वाला का साइन लगेगा, तो -6/5। तो ये जो पॉइंट आया आपका पी एक्स वाई कितना लिखोगे? पी एक्स वाई लिखोगे सर, इसका एक्स निर्देशांक है 16/5 और वाई निर्देशांक है -6/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। हो सकता है कि ऐसा एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है, और हो सकता है कि आपको पॉइंट दे दे और आपसे रेशियो पूछा जाए कि किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर जो आपके सैंपल सेट में दे रखा है। तीन चार और -4 7 को मिलाने वाले 3 4 और -4 7 को मिलाने वाली रेखा को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे समझ लो इसको। एक पॉइंट है 3 4, एक पॉइंट है -4 7। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिला रहे हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाया। एक पॉइंट आपका क्या है ए, ये वाला पॉइंट है बी। पॉइंट है आपका 3 4 और ये है -4 7। ठीक है, -4 7। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मतलब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले रेखा को, रेखा खंड होना चाहिए, एग्जैक्ट रेखा खंड होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। वाई एक्सिस किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? अब मान लो वाई एक्सिस इस तरीके से आगे काट रहा होगा इसको। ठीक है, ऐसे कुछ वाई एक्सिस बनाने की नीड नहीं है, इसको मत बनाना। ठीक है, तो वाई एक्सिस अगर इसको काट रहा है तो कोई पॉइंट पर इसको काट रहा हो ना, ये वाला पॉइंट पर इसको मैं मिटा देता हूं, तो ये वाला जो भी पॉइंट है वाई एक्सिस वाला, ये पॉइंट पर मान लो वाई एक्सिस को काट रहा हो। ठीक है, पॉइंट पी। ठीक, तो ये जो पॉइंट पी है उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ये पॉइंट कैसा होगा, इसको हम क्या माने, हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप इसको एक्स वाई मानोगे क्या? एक्स वाई नहीं मानते। समझिए यहाँ पर क्यों नहीं मानते। कुछ आप कम कर सकते हो इसमें, जैसे कि समझो यहाँ पर आप एक्स वाई एक्सिस लिया, आपने एक्स एक्सिस लिया। मुझे बताओ अभी अपना माइक ऑन करके वाई एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट बताइए, कोई एक पॉइंट। यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होगा? 4 4? 4 कैसे? पूरा एक्सिस बताएं, जैसे एक्स वाई के फॉर्म में बताओगे ना, एक्स वाई के फॉर्म में। एक्स निर्देशांक क्या होगा, वाई निर्देशांक। देखो 3 4 3 4 तो यहाँ पर होगा ना कहीं, 3 4 एक्स में 3 वाई में 4। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई अक्ष पर ये पॉइंट आएगा 0 1, मान लिया एक पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर जो पॉइंट आएगा आपको सर एक्स 0 रहेगा वाई 2 आएगा। इसके ऊपर जो पॉइंट आएगा एक्स 0 रहेगा वाई 3 आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा सर, एक्स 0 वाई 4 आएगा। अब नीचे में जाएंगे एक्स 0 वाई -1। ठीक है, नीचे में एक्स 0 वाई -2। तो इन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? सभी में क्या दिख रहा है? एक्स क्या है? 0 जीरो। ये पता है कि सर एक्स वाई एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उसका एक्स निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई का वैल्यू बदलते रहेगा, एक्स का वैल्यू फिक्स रहेगा। तो ये एक्सिस वाई एक्सिस से कट रहा है, ये वाला पॉइंट डेफिनेटली वाई अक्ष पर रहा होगा। ठीक है, तो इसका एक्स वाला तो हमें पता है ना 0 रहेगा, वाई वाला नहीं पता, तो वाई वाले को वाई मान लीजिए। ठीक है, हम एक्स क्यों माने, हमें जब पता है कि एक्स वाला 0 आने वाला है तो 0 वाई ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सोचा कि वाई एक्सिस पर वो पॉइंट है तो उसका एक्स निर्देशांक तो हमेशा 0 रहेगा, तो 0 वाई मान लिया। ठीक है, वो पॉइंट। अब रेशियो कई बुक में दिया रहता है कि रेशियो आप मान लीजिए m अनुपात n या m1:m2, कुछ मत मानो। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप सिंपली हमेशा जब भी आपसे रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में आप अनुपात ऐसे मानिए, अनुपात मानिए k अनुपात 1। ठीक है, माना, यहाँ पर लिख दीजिएगा AP अनुपात PB। ठीक है, ये रेशियो को हमेशा आप ले लीजिए k अनुपात 1, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आसान होगा, बल्कि k अनुपात 1 लिख दिया। अब अगर अनुपात k अनुपात 1 है तो आप इस पॉइंट का x निर्देशांक जो आपको पता है उसका वैल्यू आप निकालिए। आप बिंदु P का x निर्देशांक क्या लिखोगे बताइए, मतलब फॉर्मूला का यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, आप लिखेंगे विभाजन सूत्र से।
ऐसा लिख सकते हो, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा आपका, बिंदु P का x निर्देशांक जो है, आपको सर x चाहिए आपको, तो आप इस k को मल्टीप्लाई करेगा, अनुपात को मल्टीप्लाई करेगा किससे, इस k को मल्टीप्लाई करोगे आप इस -4 से। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, k इंटू -4, k को मल्टीप्लाई किया इंटू -4। ठीक है, प्लस ये जो 1 है आपका, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 के साथ। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, तो यहाँ लिख दिया 1 इंटू 3। हाँ, सामने मतलब सामने वाला ऐसे याद कर दो कि के जो है, ये जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है, 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस होता है। ठीक है, और जब x लिख रहे हैं तो x वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब y लिख रहे हैं तो y वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना पैटर्न याद रखिएगा। तो 1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 1 इंटू 3 लिख दिया। ठीक है, 1 इंटू 3। हालांकि ये सारी चीज मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया है। ठीक है, बहुत डिटेल में इतना टाइम अभी नहीं मिल पाया था कि आपको सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र वगैरह क्लास में पढ़ाओ, तो रिवीजन पर्पज से आपको बस समझा रहा हूँ। ठीक है, स्कूल में आपने पढ़ा होगा आई होप। नीचे में अनुपातों को जोड़ देते हैं, तो अनुपात को जोड़िए, तो k+1 अनुपात है, हमने माना था अनुपात k और 1, तो k+1 कर दिया। अब मुझे बताइए बिंदु P का x निर्देशांक जो आप निकालना चाह रहे हो, तो पता है आपको ऑलरेडी, ये तो आपको पता है 0 है। ठीक है, तो x निर्देशांक जो है वो आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि सर ये तो 0 है, क्योंकि वो बिंदु y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर तो x तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करिए, ये क्या आ रहा है, माइनस का 4k प्लस का 3 डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू 0। k+1 जाकर 0 से गुना होगा, तो 0 से गुना होगा तो आपका 0 ही बन जाएगा, 0 से कुछ ही मल्टीप्लाई होगा, 0 तो बोलेगा मैं ऊपर 0 बना दूंगा। ठीक है, यहाँ से क्या आया, -4k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3, माइनस से माइनस आपका कट गया, और यहाँ से k का जो वैल्यू आया वो 3/4 आ गया। अब ये आंसर मत कर दीजिएगा, थोड़ा अभी और भी बाकी है। तो आपका जो रेशियो था वो क्या था, आपका जो अनुपात है, जो रेशियो है वो है k/1। ठीक है, आंसर नहीं है आपका। तो आप यहाँ लिखोगे अनुपात जो हमें चाहिए वो है आपका k/1। k का वैल्यू कितना है आपका, 3/4/1। और अनुपात थोड़ा ऐसा देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखते। देखो अनुपात में एक चीज समझिए, अगर मैं लिखता हूं 2/6, इसको क्या लिखोगे, 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 1/3 का मतलब ही होता है 2/6, कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं सर 1/3 को लिख सकते हैं 2/6। ये दोनों कैसा है, सेम अनुपात। ठीक है, तो किसी भी अनुपात में आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5/7, तो आपका अगर कुछ रीजन से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई 2 करोगे क्या बन जाएगा, 10/14। ठीक है, तो 5/7 और 10/14 क्या है, सेम रेशियो है। समझ में आया, तो किसी भी अनुपात में हम कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर कभी फ्रैक्शन में आता है, मान लो अनुपात आपका ऐसा आ गया 5/7/3। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको 7 से गुना करिए, नीचे में 7 है, तो क्या बनेगा, 5/7 गुना 7 इक्वल टू 3 गुना 7, तो आ गया 5/21। समझ में आ रहा है ये। यस सर। तो ये बताइए अगर मैं ऐसे कभी लिख देता हूँ 3/5/2, तो इसका आंसर क्या बोलोगे, कितने से गुना करें, सर जी उतने से कर दो 5। 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 गुना 5 2 गुना 5, तो 5 से 5 कट गया आपका, 3/10। ठीक है, 3/10 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सर 5 यहाँ आया और 7 तो 3 को गुना कर देते हैं तो 21 आ गया। खैर शॉर्टकट उतना मत याद रखो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बेटर है कि आप पूरा अप्रोच ध्यान रखिए। यहाँ पर किससे गुना करेंगे, इस अनुपात को किससे गुना करेंगे, सर जी 4 से। 4 से गुना कर दीजिए, में 4 है, तो 3/4 गुना 4 1 गुना 4। तो आपका जो आंसर मिल रहा है वो क्या बन रहा है, 4 से तो 4 कट गया आपका, ये आ गया 3/4, ये आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो रेशियो क्या आया, 3:4 में डिवाइड किया। आंसर तो ठीक है, ये हमारा आंसर है, लेकिन अभी आधा आंसर आया है, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा,
क्या पर 3:4। ठीक है, तो ये तो रेशियो आपने बता दिया कि जो पॉइंट है किस अनुपात में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, यहां तक हमने कर लिया था। अमोल भाई जो पॉइंट आपने बोला ना, पॉइंट P0y विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी बताइए। तो x तो आपने बता ही दिया है 0, y बताना है बस। ठीक है, तो y बताइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करें। अब सोचो, इसी फिगर को एज्यूम करिए, थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूं। ठीक है, इसी फिगर को देखते रहिएगा, यहाँ पे समझ। मैं उसी फिगर को यहाँ बनाता हूँ। आप ऐसा सोच सकते हो कि आप एग्जाम में उसी फिगर में चेंज कर देना। ए और बी लिखा हुआ था, यहाँ पर आपका लिखा गया था 3-4, ये वाला पॉइंट था आपका 3-4, ये वाला पॉइंट था आपका -4,7। ठीक है, ये पॉइंट है आपका P0y। ठीक है, ये अनुपात एक का रेशियो क्या आया आपका, ये अनुपात जो आया AP और PB क्या आया आपका, वही आया ना 3:4। तो आपको पता सर, अब हमें रेशियो पता चल गया, जो शुरुआत में नहीं पता था, अब हमें तो पता है 3:4। और इसका x निर्देशांक तो मुझे पता ही है, पॉइंट P का 0। y वाला निकाल लीजिए। ठीक है, ये y वाला निकालिए आप। तो y कैसे लिखें, y लिखिए, 3 को गुना करेंगे। देखो फॉर्मूला कुछ नहीं याद है, m1 y2 m2 m1 हमको नहीं याद। ठीक है, नहीं याद है। ठीक है, हम क्या करें, y बराबर इस 3 को गुना करिए 7 के साथ। 7 के साथ क्यों, क्योंकि y लिख रहे हो, y वाले के साथ गुना होगा। ठीक है, 3 गुना 7 डायरेक्ट लिख दो, क्या 21, बोलो। 4 को गुना करिए इस 4 के साथ, कितना 16। 12 कैसे, 4 चौके 16। ठीक है, और 4 और 3 को जोड़िए 7, तो आंसर कितना आ रहा है, तो आ रहा है 37/7। ठीक है, तो आप पॉइंट क्या बोलोगे, P0y जो है आपका वो क्या है आपका, 0 तो 0 ही रहेगा, y का वैल्यू 37/7। ठीक है, तो ऐसे आंसर आया। ठीक है, समझ में आया। तो एक लंबा सा क्वेश्चन था, हमने किया, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कोई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखता है। बाकी क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि करवा ही दिया है। देखो ये बताओ, ये लास्ट क्लास में करवाया था ना, करवाया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्लास वाला समलंब चतुर्भुज वाला करवा रखा है। ठीक है, ट्रेपेजियम वाला प्रूफ करना था, वो ये बताओ अभी ये कौन सा क्वेश्चन है। ये तो इतने बार करवाया कि मुझे याद हो चुका है कि ये आप दो टाइप से कर सकते हो, एक्सरसाइज नंबर 6.2 में क्वेश्चन 9 है, और एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन 3 है। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको। प्रायिकता का क्वेश्चन अभाज्य संख्या वाला करवा ही दिया, विषम संख्या और 2 से 6 कर लीजिएगा, आसान है, सभी का आंसर 1/2 आएगा, बाकी तो हो चुका है सारा। चलो इतना ही रखते हैं, इसके बाद ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग बढ़िया करिएगा अपने एग्जाम में, और जैसा भी एग्जाम जाता है बताइएगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन। और एग्जाम आपका एग्जाम कह रहा हूँ, क्लास आपका अगला क्लास जो होगा एग्जाम के बाद होगा। ठीक है, ग्रुप में मैसेज करके बता दिया जाएगा।